और इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्टमक। ठीक है, स्टमक जो है हमारा जो ऑर्गन है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हमने माउथ से लेकर क्लोएका तक गट्टी बनाया था, स्पेसिफिकली एनस तक। ठीक है, गट्टी बनाया था। फिर रेस्पिरेटरी डायवर्टिकल और हेपेटिक बट के बीच में जो ऐसा था वो था फोरगट प्रॉपर। फोरगट प्रॉपर का सेकंड जो ऑर्गन है, पहला ऑर्गन क्या था, ईसोफेगस। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्गन आ रहा है उसका नाम है स्टमक। ठीक है, अब स्टमक जो है इट्स ए जे शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, जे शेप्ड है। इट इज लोकेटेड इन दी एपिगैस्ट्रिक रीजन। हमने एब्डोमेन को 9 हिस्सों में डिवाइड किया था, तो बिलफर्ज अगर ये एब्डोमेन है, ठीक है, दो वर्टिकल लाइंस खींचकर एंड देन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचकर हमने एब्डोमेन को 9 हिस्सों में डिवाइड किया था। जो अपर मिडिल वाला रीजन है ये, दिस इज नोन एज एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो स्टमक मेनली एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है। उसके अलावा थोड़ा सा इसका हिस्सा स्पेसिफिकली जब खाना हो स्टमक के अंदर तो स्टमक एक्सपैंड करता है, तो उसमें फिर थोड़ा सा ऐसा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी आ जाएगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी आ जाएगा। लेकिन मेनली जो इसका बल्क ऑफ द मास है वो एपिगैस्ट्रियम में है। ठीक है, इस वीडियो में अब हम क्या करने वाले हैं, हमने स्टमक को पढ़ना है, हमें उसकी एम्ब्रियोलॉजी वगैरह देखनी है, हमें उसके पार्ट्स देखने हैं, हमने उसकी ब्लड सप्लाई देखनी है। ठीक है, हमें उसकी रिफ्लेक्शंस और रिलेशंस देखने हैं, एंड देन एंड में हम टू रैप इट ऑल अप हम उसके क्लिनिकल्स देखें। एम्ब्रियोलॉजी ऑफ स्टमक में अगर हम शुरू कर रहे हैं उसकी, तो स्टार्टिंग में जो था ईसोफेगस का जो एंड पोर्शन था, उसके बाद जो फोरगट जो कट ट्यूब है वो हो जाता है डायलेट। ठीक है, और डायलेट होने के बाद वापस से वो नैरो हो जाएगा लाइक अ ट्यूब। ये जो अपीयरेंस है, स्पिंडल लाइक अपीयरेंस जो बनी है, इसको हम बोलते हैं स्टमक। इसके ऊपर ईसोफेगस होगा एंड इसके नीचे ड्यूटनम होगा। बाकी जो बीच में जो बैग बना है जिसकी वजह से स्पिंडल लाइक अपीयरेंस आई है वो स्टमक है। अब स्पिंडल लाइक अपीयरेंस में जो है सारे पहले स्टार्टिंग में इक्वली होता है, लाइक इक्वल ग्रोथ होती है स्टार्टिंग में, लेकिन ड्यू टू ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह एक साइड की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है देन दी अदर साइड। तो एंटीरियर साइड जो है इट ग्रोज लेस देन दी पोस्टीरियर साइड ग्रोज मोर। तो इस वजह से जो एंटीरियर साइड का जो फिर बाद में जब एंटीरियर साइड ग्रो कम करेगा और पोस्टीरियर साइड ग्रो ज़्यादा करेगा, तो स्टार्टिंग में जो एंटीरियर का हम नाम रख देंगे वो हम रख देंगे लेसर कर्वेचर, एंड देन पोस्टीरियर का नाम हम रख देंगे ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, ये तो आ गया इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर इम्बैलेंस का वो सिनेरियो। इसके बाद क्या होगा कि ये अंडरगो करेगा 2 रोटेशंस अंडरगो करेगा। सबसे पहली जो रोटेशन होगी वो होगी ऑन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मतलब कि स्टमक ऐसे तो रोटेशन इस एक्सिस के अराउंड होगी। कैसे होगी, क्लॉकवाइज होगी 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। इस रोटेशन के वजह से होगा कुछ यूँ कि बिलफर्ज ये स्टमक है, ये इसकी डॉर्सल मेजेंट्री है, ये इसकी वेंट्रल मेजेंट्री है। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर हो गया, ये एंटीरियर हो गया, ये लेफ्ट कर दो, ये राइट कर दो। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट वेगस गुजर रही होगी, यहाँ पे राइट वेगस। फिर क्या होगा, जिस स्टमक रोटेट कर रहा है तो जो डॉर्सल मेजेंट्री थी वो अब इसके लेफ्ट साइड पर आ जाएगी, बल्कि डॉर्सल मेजेंट्री इसके लेफ्ट साइड पर आ जाएगी। ठीक है, एंड देन जो वेंट्रल मेजेंट्री है वो उसके राइट साइड पर आ जाएगी। ठीक है, एंड देन जो वेगस नर्व्स हैं उसके इंटीरियर और पोस्टीरियर आ जाएंगी, लेफ्ट और राइट। ठीक है,
तो जो इसके पोस्टीरियर चीज़ थी वो इसके लेफ़्ट साइड पर आ जाएगी, तो ग्रेटर कर्वेचर अब इसका लेफ़्ट साइड पर लाई करेगा, और जो इसका इंटीरियर है वो इसके राइट साइड पर आ जाएगा, तो लेसर कर्वेचर इसका राइट साइड पर लाई करेगा। ये इसकी पहली रोटेशन हुई। दूसरी रोटेशन जो है उसमें ये होता है कि विल्फर्स की स्टमक ऐसे हो गई, लाइक ग्रो ऐसे हुई है। इसके बाद अब दूसरी रोटेशन जो होगी वो होगी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर। ठीक है, उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कुछ यूँ बनेगा, स्टमक के थ्रू जाता हुआ, वो रोटेशन ऐसे होगी। फिर उस रोटेशन की वजह से जो उसका अपर एंड है वो नीचे आएगा, नीचे खुद आएगा और इसोफेगस को भी साथ में लेता हुआ आएगा, तो उसको एलोंगेट करेगा, नीचे आएगा और टुवर्ड्स द लेफ्ट। और जो इसका लोअर हाफ है वो ऊपर आएगा, और खुद ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ ड्यूडेनम को भी साथ लेता हुआ आएगा। ठीक है, एंड देन टुवर्ड्स द राइट आएगा। तो पहले जो था ये हॉरिजॉन्टल, सॉरी नॉट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल था, एक मोर और लेस वर्टिकल था। अब जो ये अक्रॉस आ गया, ओब्लिकली हॉरिजॉन्टल, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल तक आ गया ये। ठीक है, तो ये जो हुआ ये स्टमक की एम्ब्रियोलॉजी हुई। तो हमने डिस्कस की है 3 मेन चीज़ें। एक उसका इम्बैलेंस ऑन ग्रोथ, इंटीरियर साइड जो है वो कम ग्रो करता है, लेसर कर्वेचर बनाता है, जो पोस्टीरियर साइड है वो ज़्यादा ग्रो करता है, ग्रेटर कर्वेचर बनाता है। फिर हमने इसकी 2 रोटेशंस डिस्कस की। पहली रोटेशन ऑन लॉन्ग एक्सिस होती है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दूसरी रोटेशन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर होती है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज वाली रोटेशन से ये होता है कि उसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर, लेफ्ट और राइट, ये स्विच हो जाते हैं। ठीक है, एंड देन जो दूसरी रोटेशन है उसमें ये होता है कि उसका जो अपर पार्ट है वो नीचे आ जाता है एंड लोअर पार्ट ऊपर आ जाता है, तो इस तरह से वो वर्टिकल की जगह थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल ओब्लिक पोजीशन इख्तियार कर देता है स्टमक। ठीक है, फिर तो पार्ट्स ऑफ स्टमक डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा पहले लेबल कर लेते हैं। ये ईसोफेगस है, दिस इज डुओडेनम। ठीक है, अब स्टमक में 2 सेकंड, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड, हाँ अब ठीक है। स्टमक में 2 एंड्स हैं, एक इसकी ईसोफेगस के साइड पर एंड जो है कार्डियक एंड, दूसरी जो है ड्यूडेनम के साइड पर एंड जो है पाइलोरिक एंड। ठीक है, कार्डियक एंड पर हमें मिलता है गैस्ट्रोईसोफेगल जंक्शन, और पाइलोरिक एंड पर हमें मिलता है गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन। गैस्ट्रोईसोफेगल जंक्शन जो है वहाँ पर है फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर, और गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन जो है वहाँ पर है एनाटॉमिकल स्फिंक्टर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्फिंक्टर में डिफरेंस क्या है। कोई एक रिव्यू दे देता हूँ कि जो जीआईटी की लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलर स्प्रोप्रिया जिसमें इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, एंड देन फाइनली सिरोजा या फिर एडवेंटिशिया वगैरह। अब एनाटॉमिकल स्फिंक्टर में जो सर्कुलर लेयर है वो 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा बड़ी हुई होगी, ज़्यादा थिकर होगी। ठीक है, लेकिन जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, सॉरी नॉट पाइलोरिक स्फिंक्टर है, फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है, उसमें ये नहीं होता। उसमें रेगुलर थिकनेस या फिर थोड़ी सी ज़्यादा थिक होगी, लेकिन उसमें फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर में दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे विल्फर्स एंगल हो गया, कोई इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर हो गया, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करके हम उसका एज स्फिंक्टर फंक्शन करवाते हैं रादर देन सर्कुलर मसल्स देमसेल्व्स। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर्स का। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्टमक के राइट साइड पर लेसर कर्वेचर है। ये लेसर कर्वेचर पहले एंटीरियर की तरफ था, ड्यू टू रोटेशन राइट साइड पर आ गया, और लेफ़्ट साइड पर ग्रेटर कर्वेचर है, जो पहले पोस्टीरियर था लेकिन ड्यू टू रोटेशन लेफ़्ट साइड पर आ गया।
ग्रेटर कर्वेचर पर हमें यहाँ पर मिलता है कार्डिया की तरफ कार्डियक नॉच। ठीक है, हम कार्डियक नॉच से ग्रेटर कर्वेचर तक लाइन खींच सकते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं कार्डियक एंगल। दूसरा जो है, हमें लेसर कर्वेचर पर एक नॉच मिलता है जिसको हम बोलते हैं एंगुलरिस इंसिस्यूरा, जो फिर हम वहाँ से लाइन खींच सकते हैं अगेन ग्रेटर कर्वेचर तक। तो हमने दो लाइंस खींची, एक कार्डियक एंगल और दूसरी एंगुलरिस इंसिस्यूरा वाली लाइन। ये दो लाइनें स्टमक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं। कार्डियक एंगल के ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम बोलते हैं फंडस, मिडिल वाला हिस्सा कार्डियक एंगल और एंगुलरिस इंसिस्यूरा के बीच में जिसको हम बोलते हैं बॉडी, और फाइनल एंगुलरिस इंसिस्यूरा के बाद वाला हिस्सा जिसको हम बोलते हैं पाइलोरस। पाइलोरस के फिर 2 पार्ट्स होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम एंड देन पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, टू रीट्रेट, क्योंकि ये सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए स्टमक के। टू रीट्रेट, हमने डिस्कस किया स्टमक के 2 एंड्स थे, कार्डियक एंड पाइलोरिक एंड। कार्डियक एंड में गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन था जो फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है जहाँ पर, और पाइलोरिक एंड में गैस्ट्रोड्यूडनल जंक्शन था जहाँ पर एनाटॉमिकल स्फिंक्टर है। फिर हमने डिस्कस किया 2 कर्वेचर्स ऑफ द स्टमक, ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर। वहाँ पे हमने 2 एंगुलेशन या नॉचेस डिस्कस किए, कार्डियक नॉच और एंगुलरिस इंसिस्यूरा। उन नॉचेस से फिर हमने स्टमक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। फिर पाइलोरस के 2 हिस्से हैं, पाइलोरिक एंटर और पाइलोरिक कैनाल। ये हो गया स्टमक की पार्ट्स। और द ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक लेबल कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। ये लिवर है, ये स्टमक है, ये स्प्लीन है, ये एब्डोमिनल एओर्टा है। मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन गट ट्यूब में जितनी भी उसकी सप्लाई आएगी, स्पेशली स्टमक ऑन या एब्डोमिनल कंटेंट्स ऑफ द गट ट्यूब के, वो हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा से आएगी। एब्डोमिनल एओर्टा की 3 ब्रांचेस होती हैं अनपेयर्ड, जो गट ट्यूब को सप्लाई करती हैं। सबसे पहली सीलियक ट्रंक, दूसरी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, तीसरी इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। फोरगट की जो सप्लाई है वो सीलियक ट्रंक से आती है। सिंस स्टमक फोरगट का हिस्सा है, पार्ट है, तो उसकी भी सप्लाई सीलियक ट्रंक से आएगी। अब ये विल्फर्स के सीलियक ट्रंक है, तो सीलियक ट्रंक की 3 ब्रांचेस होती हैं। एक होती है उसकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरी होती है उसकी कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और तीसरी होती है उसकी स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, और स्टमक इन तीनों से ब्रांचेस लेगा। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी डायरेक्टली स्टमक के लेसर कर्वेचर को सप्लाई करेगी। ठीक है, डायरेक्ट ब्रांच है वो सीलियक ट्रंक की, तो वो सीधा लेसर कर्वेचर को सप्लाई कर रही है। कौन सा ऐसा लेसर कर्वेचर का? ऊपर वाला, अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर। ठीक है, फिर आ जाते हैं स्प्लीनिक आर्टरी की तरफ। स्प्लीनिक आर्टरी गुजर रही होगी जब स्टमक के पोस्टीरियरली, एंड देन फिर स्प्लीन में स्ट्राइक करेगी। जब स्प्लीन में पहुंचेगी तो पहुंचने से पहले वो अपनी एक ब्रांच देगी जो स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर के अपर पार्ट को सप्लाई करेगी। इसका नाम है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर फंडस के लिए वो थोड़ी सी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज भी देती है। ठीक है, ये दोनों ब्रांचेस स्प्लीनिक आर्टरी की आ गई जो स्टमक को सप्लाई कर रही है। कॉमन हेपेटिक आर्टरी से हमारी डायरेक्टली एक ब्रांच आती है जिसका नाम है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक के लेसर कर्वेचर के लोअर हाफ को सप्लाई करेगी। उसके अलावा हेपेटिक आर्टरी की एक और ब्रांच होती है गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, जो ड्यूडनम को सप्लाई करेगी और स्टमक को भी करेगी। वो जो स्टमक को ब्रांच देगी अपनी, उसका नाम होगा राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, जो ग्रेटर कर्वेचर के लोअर हाफ को करेगी, एपिप्लॉइक आर्टरी। ठीक है, अब नाउ टू सम इट अप, लेसर कर्वेचर की
ब्लड सप्लाई में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो डायरेक्टली सीलियक ट्रंक से आ रही है, दूसरी है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर में उसकी जो सप्लाई है वो है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है एंड राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी की, बल्कि उसकी ब्रांच की भी ब्रांच है, मतलब गैस्ट्रोड्यूडनल की फिर उधर से हेपेटिक आर्टरी की। ठीक है, उसके अलावा जो फंडस बचा उसकी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, वो भी ब्रांच है डायरेक्टली स्प्लीनिक आर्टरी से। राइट, सो जो अब हमें डिस्कस करना है दैट इज पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस ऑफ द स्टमक। पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन ऑफ स्टमक डिस्कस करने के लिए हमें ये जानना होगा कि जो मेजेंट्री ऑफ स्टमक है जिसका हमने नाम रखा था मीजोगैस्ट्रियम, तो उसका क्या बना, क्योंकि टुवर्ड्स दी एंड जो पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस हैं वो मीजोगैस्ट्रियम की डेरिवेटिव्स हैं, दैट इज पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस ऑफ द स्टमक, वो मीजोगैस्ट्रियम की डेरिवेटिव है। तो अब मैं ट्रांसफर सेक्शन वाला डायग्राम फिर से बना रहा हूँ जो हमने पहले डिस्कस किया था एम्ब्रियोलॉजी ऑफ स्टमक में। ठीक है, स्टमक है, ये मेजेंट्री है इसकी, डॉर्सल भी एंड देन वेंट्रल भी, ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, ये लेफ्ट, ये राइट। ठीक है, ये पहले ऐसे था, फिर रोटेशन जब हुई 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो उसके बाद यूं हुआ कि स्टमक फिर से मिडल में, जो पोस्टीरियर था वो लेफ्ट साइड पर आ गया एंड देन जो एंटीरियर था वो राइट साइड पर आ गया। ठीक है, पोस्टीरियर, इंटीरियर, राइट, लेफ्ट। ठीक है, ये जो है हमारा ये है डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम, ये है वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। अब क्या होगा कि पहले डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम डिस्कस करते हैं फिर वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम डिस्कस करेंगे। डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम में एक ऑर्गन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस ऑर्गन का नाम होगा स्प्लीन। ये जब ऑर्गन डेवलप हुआ तो इस ऑर्गन ने डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक इसका वो जो स्प्लीन और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के बीच में, ठीक है, दूसरा हिस्सा इसका वो जो स्प्लीन और स्टमक के बीच में, वो वाला हिस्सा जो स्प्लीन और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के बीच में है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में किडनी है उसकी तरफ है ये, तो फिर हम इसका नाम रख देते हैं स्प्लीनो रीनल लिगामेंट। उसूलन इसका नाम मेजेंट्री होना चाहिए, लेकिन सिंस ये इतना मोबाइल नहीं होता इसलिए हम इसका नाम स्टिल लिगामेंट ही रखते हैं। ठीक है, और दूसरा जो स्प्लीन को स्टमक के साथ कनेक्ट कर रहा है उसका नाम आ जाएगा स्प्लीनो गैस्ट्रिक लिगामेंट। ठीक है, तो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम के हमने दो डेरिवेटिव्स अभी डिस्कस किए, एक स्प्लीनो रीनल लिगामेंट और दूसरा स्प्लीनो गैस्ट्रिक लिगामेंट। स्प्लीनो रीनल का दूसरा नाम लीनो रीनल भी है, लेकिन स्प्लीनो रीनल जस्ट साउंड्स बेटर। ठीक है, दूसरा जो रादर तीसरा जो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम का डेरिवेटिव है वो मैं अब सजाइटल सेक्शन लेकर समझाऊंगा। तो ये हमारा स्टमक है, ये ट्रंक है और जो स्टमक बड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम आ रहा है, इसने स्टमक को इनक्लोज कर दिया और यहाँ पर वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। सही है, अब ये होगा कि डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम जो है उसमें से आउटग्रोथ होना शुरू हो जाएगी डाउनवर्ड्स।
और ये नीचे चलता जाएगा अप टिल पेल्विस, ठीक है, फॉल्स पेल्विस तक पहुंचेगा, इवन थोड़ा सा ट्रू पेल्विस की तरफ ही चला जाएगा, एंड देन उधर से ये रिफ्लेक्ट बैक होगा वापस ऊपर, एंड देन ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ चला जाएगा। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ ये जा रहा होगा तो इसको रास्ते में ट्रांसवर्स मेसोकोलोन मिलेगा, और ये फिर उससे फ्यूज़ होकर लाइक एक ही स्ट्रक्चर बना देगा। ये वाला जो हिस्सा है इसका नाम है ओमेंटल एप्रिन। ये वाला ऐसा फिर स्मॉल इंटेस्टिन्स के कॉइल्स को कवर कर रहा होता है, लाइक यहाँ पर अगर स्मॉल इंटेस्टिन्स के कॉइल होंगे वगैरह तो ये इसको कवर कर रहा होगा, ठीक है। तो डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम के हमने 3 डेरिवेटिव्स देखे, पेरिटोनियल वाले, वैसे टेक्निकली स्प्लीन भी उसका ही डेरिवेटिव है लेकिन वो ऑर्गन है, ठीक है। हमारा सबसे पहला स्प्लीनोरीनल लिगामेंट, फिर गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, एंड देन तीसरा मेंटल एप्रिन, ठीक है। अब वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम की बात करें, एग्जैक्टली वैसी चीज़ इधर भी होगी। यहाँ पर भी एक ऑर्गन डेवलप होगा, उस ऑर्गन का नाम होगा लिवर। लिवर फिर वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, एक हिस्सा जो स्टमक और लिवर के बीच में, दूसरा हिस्सा जो लिवर और एंटी एब्डोमिनल वॉल के बीच में। जो लिवर और एंटी एब्डोमिनल वॉल के बीच में है उस हिस्से का हम नाम रखते हैं फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। उसूलन इसका भी नाम मेजेंट्री होना चाहिए, लेकिन अगेन ये भी मोबाइल रखना नहीं होता तो हमने इसका नाम लिगामेंट रख दिया, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा है जो स्टमक और लिवर के बीच में, इसका नाम है हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, ठीक है। ये अब हमने वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम के 2 डेरिवेटिव्स कर लिए पेरिटोनियम वाले, एक फेल्सिफॉर्म लिगामेंट और दूसरा हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। तीसरा जो डेरिवेटिव है वो ऐसे है कि अगर मैं बनाऊँ स्टमक यहाँ पर, ठीक है, स्टमक ये ड्यूडेनम में कंटिन्यू हो जाएगा जब स्टमक ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर लिवर है, तो हमारा जो स्टार्टिंग वाला ऐसा था यहाँ पर हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। अब क्या होगा कि जो मेसोगैस्ट्रियम है, वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, ये इधर नहीं रुकेगा, ये थोड़ा सा ड्यूडेनम को भी कवर करेगा, इसको मैं रेड से बनाता हूँ, ठीक है। ड्यूडेनम का स्टार्टिंग वाला जो हिस्सा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, उसको भी थोड़ा सा कवर करेगा। इसका नाम हम रखते हैं हेपेटो ड्यूडेनल लिगामेंट, ठीक है। ये जो हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट है इसमें फिर पोर्टल ट्रायड जो है वो रन करेगा। पोर्टल ट्रायड में हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्ट्रक्चर पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, एंड देन बाइल डक्ट, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर रन करेंगे। ये हो गई इसकी सारी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट वगैरह। तो अगर मैं अब नीचे रखूँ वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम के 3 डेरिवेटिव्स एंड देन डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम के 3 डेरिवेटिव्स। वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम के सबसे पहला फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, दूसरा हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट और तीसरा हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट, ठीक है। सिमिलरली डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम का अगर मैं लिखूँ तो स्प्लीनो रीनल लिगामेंट, फिर हमारा स्प्लीनोगैस्ट्रिक लिगामेंट, एंड देन फिर तीसरा हमारा ओमेंटल एप्रिन, ठीक है। अब ये जो 2 हैं हेपेटोगैस्ट्रिक और हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट, ये स्टमक के साथ रिलेटेड है, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट लिवर के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो ये दोनों स्टमक की पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन रहेंगे। ये जो दोनों होते हैं ये लेसर कर्वेचर पर अटैच्ड होते हैं,
ठीक है, क्योंकि लेसर कर्वेचर पहले एंटीरियर साइड पर था, फिर राइट साइड पर आ गया, तो ऑब्वियसली मेजेंट्री उसके साथ, वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम उसके साथ कनेक्ट होगी, तो इनका हम नाम रख देते हैं लेसर ओमेंटम। ठीक है, ये दोनों मिलाकर दे मेक लेसर ओमेंटम। और स्प्लीनोगैस्ट्रिक और ओमेंटल एप्रन जो हैं ये दोनों अटैच्ड होते हैं ग्रेटर कर्वेचर के साथ। ठीक है, अटैच टू ग्रेटर कर्वेचर एंड देन अटैच टू लेसर कर्वेचर। ठीक है, इनका हम नाम रख देते हैं ग्रेटर ओमेंटम। तो ये सारे के सारे इसके वो आ गया, पेट्रोनल रिफ्लेक्शंस आ गई। पेट्रोनल रिफ्लेक्शंस में अब एक और चीज़ हमें करनी होती है, क्योंकि सिंस मेजेंट्री है तो इस मेजेंट्री का काम होता है कि इसमें वेसल्स रन करती हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनके कंटेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो अब हमें इन सारे लिगामेंट्स के कंटेंट्स भी डिस्कस करने होंगे। स्टार्ट करते हैं फेल्सिफॉर्म लिगामेंट से। ऑल्दो ये स्टमक का कंटेंट नहीं है, स्टमक का रिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन स्टिल इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बाद में भी करेंगे जब लिवर करेंगे, लेकिन अभी जिक्र आया है तो कर ही लेते हैं। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट जो है इसमें एम्ब्रियोलॉजिकली रन कर रही होती है लेफ्ट अम्बाइलिकल वेन। ये लेफ्ट अम्बाइलिकल वेन एडल्ट में लिगामेंट टेरीज हेपेटिस बनाता है, लिगामेंटिफाई हो जाता है एंड देन इट मेक्स लिगामेंट टेरीज हेपेटिस। ठीक है, दूसरा जो है हमारा वो है हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। इसमें हमारी रन कर रही होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एज वेल एज राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, क्योंकि ये लेसर कर्वेचर वाला है तो इस पर इसलिए लेसर कर्वेचर की जो सप्लाई है वो उधर रन कर रही होगी। फाइनली हेपेटोड्यूडनल लिगामेंट, उसका मैंने पहले ही बता चुका हूँ, पोर्टल ट्रायड। ठीक है, अब डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम वाली की तरफ आए तो सबसे पहला है हमारा स्प्लीनोरीनल लिगामेंट। इस पर रन कर रही होती है स्प्लीनिक वेन एंड आर्टरी। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ इस पर रन कर रही है वो है पेंक्रियास। सवाल ये उठता है कि पेंक्रियास इधर कहाँ से आया। ठीक है, क्योंकि पेंक्रियास तो ड्यूडिनम से निकलता है और पेंक्रियास नीचे होता है, तो ये रीनल लिगामेंट का कंटेंट कहाँ से बना। इस सवाल का आंसर करने के लिए अगर मैं इधर डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, इधर स्टमक है, opens into the duodenum, duodenum के सेकंड पार्ट एंड देन ये थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट जो कंटिन्यू होगा कॉइल्स में। ठीक है, सेकंड पार्ट से 3 डायवर्टिकुलम निकलते हैं। तो हमने duodenum से फिर 3 डायवर्टिकुलम निकाले थे। एक हेपेटिक बड था, दूसरा ये पेंक्रियाटिक बड है। ठीक है, सिंस ये वेंट्रल साइड पर है तो इसका नाम है वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड। तीसरा जो ये डॉर्सल पेंक्रियाटिक बड है। ठीक है, हमारा जब भी कंसर्न है डॉर्सल पेंक्रियाटिक बड से होगा कुछ यूँ, अच्छा इधर स्प्लीन है, कि ये जो डॉर्सल पेंक्रियाटिक बड है ये ग्रो करना शुरू करेगा। ये जब ग्रो करेगा तो ये सीधा ऐसे ग्रो नहीं होगा, ये जाएगा ओब्लिक एंड अपवर्ड्स। तो ये ऐसे ग्रो करेगा, जब ओब्लिकली पास करेगा, स्टमक के पोस्टीरियरली पास करता हो जाएगा, रेट्रोपेरिटोनियल है ये, तो ये स्टमक के पोस्टीरियरली पास करता हो जाएगा एंड देन फाइनली जब ये स्प्लीन तक पहुंचेगा ये फिर स्प्लीन के हाइलम पर स्ट्राइक करेगा। ठीक है, सॉरी, स्प्लीन के हाइलम पर ये स्ट्राइक करेगा। जब ये स्प्लीन के हाइलम पर स्ट्राइक करेगा तो इसका फाइनल वाला हिस्सा है जो स्ट्राइक कर रहा है वो इंट्रापेरिटोनियल हो जाएगा और वो फिर स्प्लीनोरीनल लिगामेंट का कंटेंट बन जाएगा। ठीक है, इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ये एब्डोमिनल एओर्टा है, इसकी ये सीलियक ट्रंक है, इसकी ब्रांच आ रही है स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी क्या करेगी, इट विल ट्रेवल ऑन द पेंक्रियास पोस्टीरियरली टू द स्टमक, अंदर चली जाएगी थ्रू स्प्लीनोरीनल लिगामेंट। ठीक है, और सिंस ये इधर से गुजर रही होगी तो
यहाँ पर ये शॉर्ट पैंक्रियाटिक ब्रांचेस भी दे देगी। ठीक है, तो ये इसका सीन ऐसे होगा, स्प्लीनिक आर्टरीज के ऊपर से गुजर रही होगी पैंक्रियास के। ठीक है, अब आ जाते हैं स्प्लीनोगैस्ट्रिक लिगामेंट में। स्प्लीनोगैस्ट्रिक लिगामेंट के जो कंटेंट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे जो स्प्लीनिक आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं जो स्टमक को सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि अगर स्प्लीनिक आर्टरी यहाँ से यहाँ पर आई, अभी स्टमक को भी तो सप्लाई करेगी, तो अब जब स्टमक को सप्लाई करने जाएगी ब्रांच जो भी, तो वो स्प्लीनोगैस्ट्रिक लिगामेंट के थ्रू जाएगी। ठीक है, तो वो दो ब्रांचेस हैं, एक शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज और दूसरा लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्लॉइक आर्टरी। ठीक है, फाइनली हमारा ओमेंटल एप्रन आ जाता है, उसका कोई एज एन सच कंटेंट नहीं है। ठीक है, वो बस एज ए शीथ है, शीथ भी नहीं, लाइक एज अ कपड़ा है जो कवर कर रहा है कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन को। ठीक है, अब फाइन एक और चीज़ अब हमें डिस्कस करनी है जो है कि अब हमने पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस बना ली, इन पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस के बीच में स्पेसेस आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि सारा हिस्सा अब कवर नहीं है, रिफ्लेक्शन जब बनी फर्स्ट यहाँ पर, तो कुछ हिस्सा जो है वो ओपन स्पेस रहेगा, तब हमें वो भी डिस्कस करना है। बट तो अब मैंने वही डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना है। ठीक है, ये हमारा जो है ये डॉर्सल मीसोगैस्ट्रियम है, ये जो है हमारा वेंट्रल मीसोगैस्ट्रियम है। सही है, अब ऑब्वियसली मैंने उसको 200 में ऐसे ही डिवाइड वगैरह कर दिया। अब सिंस रोटेशन हुई थी तो जो ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी पेरिटोनियल कैविटी है दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक हिस्सा जो बड़ा है उसको हमने नाम दे दिया ग्रेटर सैक, दूसरा हिस्सा जो पोस्टीरियर टू द स्टमक है एंड इट्स स्मॉल, उसका हमने नाम दे दिया लेसर सैक। ठीक है, ये दोनों कैविटीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं बाय फोरामेन, जिसका नाम है एपिप्लॉइक फोरामेन। एम्ब्रियोलॉजिकली इसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ विंस्लो एंड देन ग्रॉसली इसको हम बोलते हैं एपिप्लॉइक फोरामेन। अब हमें इसकी बाउंड्रीज डिस्कस करनी है। एपिप्लॉइक फोरामेन की 4 बाउंड्रीज हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। एंटीरियरली इसको मिलेगा हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट। ठीक है, हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट में रन करेगी पोर्टल ट्रायड। पोस्टीरियरली इसको मिलेगा रेट्रोपेरिटोनियल इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, सुपीरियरली इसको मिलेगा लिवर, स्पेसिफिकली क्वाड्रेट लोब ऑफ द लिवर, एंड इंफीरियरली इसको मिलेगा ड्यूडिनम। ठीक है, तो ये इसकी बाउंड्रीज आ गई एपिप्लॉइक फोरामेन की। तो फिर अब टू रिवाइज ऑल ऑफ दिस हमने डिस्कस किया डॉर्सल मीसोगैस्ट्रियम, वेंट्रल मीसोगैस्ट्रियम था। डॉर्सल मीसोगैस्ट्रियम के 3 डेरिवेटिव्स। ठीक है, सबसे पहला स्प्लीनोरीनल लिगामेंट, फिर गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट और तीसरा ओमेंटल एप्रन। फिर हमने डिस्कस किया वेंट्रल मीसोगैस्ट्रियम के 3 लिगामेंट्स, सबसे पहला फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, फिर उसके बाद हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट एंड देन तीसरा हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट। फिर हमने इन डेरिवेटिव्स में से डिसाइड किया कि ग्रेटर मोमेंटम कौन सा बना रहा है, लेसर मोमेंटम कौन सा बना रहा है। फिर हमने इन दोनों के बीच में स्पेसेस डिस्कस की, लेसर सैक एंड ग्रेटर सैक। फिर हमने उन दोनों स्पेसेस को कनेक्ट किया बाय द मीन्स ऑफ एपिप्लॉइक फोरामेन। फिर हमने उसकी बाउंड्रीज देखी, ऑल थ्रू आउट हमने इसके कॉन्टेंट्स भी देख लिए कि हर लिगामेंट में कौन कौन सी वेसल्स रन कर रही हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर रिफ्लेक्शंस ऑफ द स्टमक। फिर तो रिलेशंस ऑफ द स्टमक डिस्कस करने वाले हम लोग। रिलेशंस ऑफ द स्टमक में हमें इसके डिस्कस करना है कि इसके एंटीरियरली क्या है, इसके पोस्टीरियर क्या है, इसके सुपीरियर क्या है एंड इसके इंफीरियर क्या है। ठीक है, एंटीरियरली अगर देखा जाए तो स्टमक के एंटीरियर हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगी लिवर। ठीक है, क्योंकि लिवर वेंट्रल मीसोगैस्ट्रियम से आ रहा है तो ऑब्वियसली वो एंटीरियरली होगा। ठीक है,
उसके अलावा हमारे पास लिवर के साथ ही हमारे पास आएगा डायफ्राम, जो उसके एंटीरियरली भी होगा, एंटीरियरली भी होगा, सुपीरियरली भी होगा क्योंकि ऊपर है, एंड देन इट कम्स फॉरवर्ड एज वेल। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर सैक। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसके एंटीरियर रिलेशंस हैं। पोस्टीरियरली अगर देखा जाए तो हमारे पास हमें मिलेगी स्प्लीन, क्योंकि डॉर्सल मेसोगैस्ट्रम से आ रही है, किडनी, रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। इसके अलावा हमें मिलेंगी स्प्लीनिक आर्टरी एंड स्प्लीनिक वेन। ठीक है, सिंपली स्प्लीनिक वेसल लिख लेते हैं। एंड फाइनली पेंक्रियास, क्योंकि पेंक्रियास जो था वो हमारे पास पोस्टीरियरली ट्रैवल कर रहा था। और सिर्फ ये 4 चीज़ें ही नहीं, एक और चीज़ लेसर सैक भी। तो ये 5 जो चीज़ें हैं ये पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द स्टमक है। इनको हम बोलते हैं स्टमक बेड, क्योंकि स्टमक इन पर लाई कर रहा है। तो ये जो पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ स्टमक है ये है। इसके अलावा सुपीरियरली अगर देखा जाए स्टमक के तो हमारे पास आ जाएगा डायफ्राम एज वेल एज ईसोफेगस। एंड देन फाइनली अगर इन्फीरियरली देखा जाए तो ट्रांसवर्स कोलॉन एंड ड्यूोडेनम। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो लिवर है जो टुवर्ड्स राइट भी है लेकिन इंटीरियरली भी आएगा। स्प्लीन है ये जो टुवर्ड्स लेफ्ट भी है लेकिन पोस्टीरियरली भी आएगा। उसके अलावा डायफ्राम एंटीरियरली एज वेल एज सुपीरियरली। ड्यूोडेनम ये ट्रांसवर्स कोलॉन है। एंड देन पेंक्रियास पोस्टीरियरली इसके जाएगा ट्रैवल करता हुआ, एंड देन इट विल स्ट्राइक इनटू द स्प्लीन। और स्प्लीन से भी पीछे हमारे पास यहाँ पर होगी किडनी, जिसके पोस्टीरियर रिलेशन पर रहेगी। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर द रिलेशंस ऑफ द स्टमक। सो अब बारी आई है क्लिनिकल्स ऑफ स्टमक की। तो हम इसमें से सिर्फ 4 क्लिनिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रेक्टमी, पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन एज वेल एज कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्लिनिकल है जो हमें डिस्कस करना है दैट इज पेप्टिक अल्सर। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अल्सर होता क्या। अल्सर बेसिकली होता है डैमेज टू द म्यूकोजा, ठीक है, विच कॉजेस इट्स डिसकंटिन्यूएशन। ठीक है, बेसिकली कोई भी एपिथेलियम है, कोई भी स्ट्रक्चर उसकी म्यूकोजा है, ल्यूमेन की म्यूकोजा, ठीक है, तो अगर उधर डैमेज हो रहा है और म्यूकोजा का एक टुकड़ा बेसिकली ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम अल्सर बोलते हैं। इसमें मसला ये होता है कि यहाँ पर नर्व्स होती हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स वगैरह होती हैं। तो अब सिंस ल्यूमेन में कोई सब्सटेंस वगैरह ट्रैवल कर रहा होगा तो ये इसको इरिटेट कर सकता है, तो इसकी तरह से पेन वगैरह होता है। उसके अलावा डैमेज भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर जो है वो किस वजह से हो सकता है? वेल, उसकी जो कॉज है वो है HCl की बढ़ना, क्योंकि स्टमक में हमें मालूम है गैस्ट्रिक एसिड होता है, गैस्ट्रिक एसिड में HCl होता है। अगर HCl की तादाद ज़्यादा हो जाए तो स्टमक की वॉल को डैमेज कर सकती है। ठीक है, उसके अलावा HCl के खिलाफ स्टमक के पास प्रोटेक्टिव एक कवरिंग होती है, उसका नाम है म्यूसिन। अगर वो कवरिंग ख़त्म हो जाए या कम हो जाए तो उसके कम होने की वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ठीक है, अब पेप्टिक अल्सर की 2 मेन साइड्स हैं, या तो गैस्ट्रिक मतलब स्टमक के वॉल में, या तो ड्यूडनल। इसके अलावा भी होती हैं साइड्स, ईसोफेगल भी हो सकती है, मैकल्स डायवर्टिकुलम में भी हो सकती है। वो फिर जो मैकल्स डायवर्टिकुलम करेंगे तब बताऊंगा कि क्या सीन है उसका। ठीक है, लेकिन अभी तो हमें करनी है सिर्फ 2 साइड्स करनी है, एक गैस्ट्रिक एक ड्यूडनल। तो बिल्फर्स के स्टमक है और ये ओपन हो रहा है इनटू ड्यूडनम। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक वाला है वो यूजुअली बॉडी के पोस्टीरियर साइड पर होता है,
अल्सरेशन। एंटीरियर भी हो सकती है, पोस्टीरियर भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली पोस्टीरियर पर होता है। ठीक है, अब पोस्टीरियर साइड पर होगा तो इसके सिम्टम्स कैसे आएंगे? इसके सिम्टम्स, एक तो पेन आएगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन आएगा सबसे पहली बात। दूसरा ये तब आएगा जब बंदा खाना खाएगा, क्योंकि खाना खाने के बाद HCl की सिक्रेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन शुरू हो जाएगी, तो फिर उसके फिर जो अल्सर है वो इरिटेट होगा वगैरह, तो उस वजह से पेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर ये बिलफर्स के म्यूकोज़ा को उसने जब डैमेज किया और उधर अल्सर हो गया, तो ये सब म्यूकोज़ा है, फिर मस्कुलर है, फिर सिरोज़ा वगैरह है, तो ये इनको भी पेनिट्रेट करके बाहर जा सकता है फ्रॉम द स्टमक। इसको बोलते हैं परफोरेशन। परफोरेशन मीन्स किसी भी चीज़ में छेद करके बाहर निकलना। ठीक है, अभी परफोरेट अगर करेगा इधर से, तो मैं मालूम है कि स्टमक के पीछे गुजर रहा होता है पेंक्रियास, तो पेंक्रियास को डैमेज कर सकता है, लेकिन खासकर उसके पीछे गुजर रही होती है पेंक्रियास के ऊपर स्प्लीनिक आर्टरी, तो ये फिर उसको डैमेज करके फिर फेटल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो गैस्ट्रिक अल्सर में अगर परफोरेशन हो जाए, जो अब तो अनकॉमन है क्योंकि PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स वगैरह, ये सिंस होते हैं रेडीली अवेलेबल, तो फिर इतना कुछ कॉमन नहीं है परफोरेशंस, लेकिन अगर हो तो फिर फेटल ब्लीडिंग हो सकती है। सिमिलरली अगर ड्यूडनल की बात करें, तो ड्यूडनल में फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनल में अक्सर होता है अल्सर। पोस्टीरियर भी हो सकता है एंड देन इंटीरियर भी हो सकता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स जो होंगे वो खाना खाने के 2 घंटे के बाद होंगे, क्योंकि खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है दैट ओपन्स। ठीक है, तो उसके बाद जब फूड गुजरेगा अंदर से तो फिर पेन होगा। अब इसका जो पेन होगा ये चला जाएगा जब बंदा फिर से खाना खाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब फिर से खाना खाएगा तो पाइलोरिक स्फिंक्टर फिर से बंद हो जाएगा, तो पैसेज जो है वो रुक जाएगा। दैट इज़ इन शॉर्ट के पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स वगैरह कैसे होते हैं, इसकी हमने साइट्स वगैरह डिस्कसिंग। ट्रीटमेंट में उसके वही किए हुए हैं फार्मा में, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है, मीज़ोप्रेस्टोल वगैरह। उसके अलावा पेप्टिक अल्सर के अलावा गैस्ट्रेक्टमी मीन्स के रिमूवल ऑफ स्टमक। ठीक है, रिमूवल पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट रिमूवल भी हो सकता है। इसकी वजह क्या हो सकती है, इंडिकेशंस क्या होंगी इसकी? सबसे पहली इंडिकेशन जो ऑब्वियस है कि अगर कोई डिजीज़ हो स्टमक का, कोई इतना सीवियर डिजीज़ हो जो बॉडी में स्प्रेड हो सकता हो, तो फिर हम स्टमक का पार्ट रिमूव कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल गैस्ट्रिक कार्सिनोमा वगैरह कुछ भी हो, तो फिर उसमें कुछ स्टमक का वो कैंसर वाला ऐसा रिमूव करना पड़ेगा ताकि स्प्रेड ना हो जाए। ठीक है, पहला तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर कोई बंदा ओबीस होता है तो उसकी एपेटाइट भी ऑब्वियसली बढ़ी हुई होगी। ठीक है, तो उस वजह से उसकी एपेटाइट कम करने के लिए हम उसकी स्टमक की पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं ताकि उसकी एपेटाइट कम हो। ठीक है, तो ओबेसिटी में ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये दोनों रीजंस गैस्ट्रेक्टमी के। उसके अलावा तीसरा जो हमारा क्लिनिकल है दैट इज़ पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन। पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन नाम दिया गया है ग्रेटर ओमेंटम को। ये इसको इसलिए नाम दिया गया, अगर मैं बनाऊँ, ये स्टमक है नोरेड्यूनम वगैरह में। ठीक है, स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर से ये पूरा से बना दो। ठीक है, ये पूरा हमारा ग्रेटर मोमेंटम है, नीचे जाएगा पेलेस एंड देन सॉन रिफ्लेक्ट बैक। तो होगा कुछ यूँ कि ये सिंस कवर कर रहा है इंटेस्टिनल कॉइल्स को, तो फिर अगर कहीं भी इन्फ्लेमेशन हुई बिल्फर्स की, अगर यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो ये क्या करेगा कि ये स्टिक हो जाएगा उस इन्फ्लेमेशन वाले, एडियर हो जाएगा उस इन्फ्लेमेशन वाले पॉइंट पर, ऐसे करके। जब ये ऐसे एडियर हो जाएगा तो इन्फ्लेमेशन वाला जो पॉइंट है वो आइसोलेट हो जाएगा फ्रॉम दी अदर पार्ट्स, तो फिर इन्फ्लेमेशन फैलेगी नहीं। इस वजह से इसका नाम हम पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन रखते हैं, ग्रेटर मोमेंटम का।
ठीक है, फाइनल जो हमारा क्लिनिकल है दैट इज कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसमें ये होता है कि हमें मालूम है कि जीआईटी के किसी भी ऑर्गन की 4 लेयर्स होती हैं हिस्टोलॉजिकली। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ठीक है, मस्कुलर प्रॉपर्टी जिसमें इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, एंड देन फाइनली सिरोजा या फिर एडवेंटिशिया। ठीक है, तो इनर सर्कुलर लेयर है, ये अगर बढ़ी हुई हो तो फिर खासकर कहाँ पर, पाइलोरिक स्फिंक्टर पर अगर ये बढ़ी हुई हो तो फिर पाथवे नहीं, पैसेज नहीं होगा ऑफ फूड। स्टेनोसिस का मतलब ये होता है कि किसी ल्यूमेन की नैरोइंग हो जाए जिसकी वजह से पैसेज नहीं हो या फिर मुश्किल से हो, तो उसको हम स्टेनोसिस बोलते हैं। तो कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस मीन्स के पाइलोरिक्स जो हमारा स्फिंक्टर है उसकी स्टेनोसिस हो गई है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन दी सर्कुलर मसल्स इन द पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, इसका एक सीन ये भी है कि कंजेनाइटल, ऑल्दो इसका नाम कंजेनाइटल, लेकिन ये होता है यूजुअली 4 to 5 वीक्स के बाद आफ्टर बर्थ। ठीक है, इसका कोई कॉज एज इन सच क्लियर कट आया नहीं है, ऑल्दो देयर हैज़ बीन सम रिसर्च के ये फैक्टर्स इस पर अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई क्लियर कट कॉज नहीं है कि 4 to 5 वीक्स के बाद ही क्यों हो रहा है अगर कंजेनाइटल है, लेकिन नोबडी नोस। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? विल्फर्स की स्टमक है, अगर इधर ब्लॉकेज आ गई तो यहाँ पर जब खाना होगा तो सबसे पहली बात स्टमक बहुत कंट्रैक्शन करेगा, तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात कि विजिबल होंगी कंट्रैक्शंस, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस होंगी कि वो विजिबल होंगी। लाइक अगर बच्चे का पेट देखोगे तो उधर से ही नज़र आएगी, और ये बच्चों में होगा क्योंकि कंजेनाइटल है। ठीक है, 4 to 5 वीक्स ऑफ बर्थ में ही शुरू हो रहा है इसके सिम्टम्स। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज़ वॉमिटिंग, क्योंकि जब स्टमक इधर पुश करेगा खाने को और इधर से जाएगा ही नहीं तो ये रिवर्स जाएगा, वापस जाएगा, तो ये इसके थ्रू, इसोफेगस के थ्रू चलता हुआ जाएगा। इसकी वजह से फिर अल्सर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन वगैरह भी हो सकती है। तो ये है हमारा कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस।